अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे थे, लेकिन आज के दिन कुछ कॉशियस दिखाई दिए। आज भी वही हम कह सकते हैं रेंज बाउंड सिचुएशन थी, फ्लैट नोट विटनेस किया गया। कल के मिनी बजट डेफर्ड होने के बाद कल जो कॉशियस सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन देखी गई और फाइनली इन्वेस्टर्स जो है वो सेंटिमेंट्स अपने काफ़ी हद तक रिलक्टेंट उनके नजर आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि जब तक मिनी बजट की कोई डेट फाइनलाइज नहीं होती या फिर ये पता नहीं चलता कि वो कब तक पेश किया जाएगा या कोई ऑर्डिनेंस विटनेस किया जाएगा, तो जब तक हम देख सकते हैं कि यही कॉशियस स्टैंस, यही रिलक्टेंट बिहेवियर और यही जो ऑनगोइंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, वही सिनेरियो विटनेस किया जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,174.97 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 44,446.99। लोअर वाज 44,108.69 एंड फाइनली क्लोजर 44,266.90 का। आप देख सकते हैं 300 के स्पैन में इंट्राडे हाई टू इंट्राडे लो मार्केट ने ट्रेड किया है एंड फाइनली क्लोजर भी यही जो है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में विटनेस किया गया 91.93 के गेंस के साथ। टर्नओवर में करंटली 240.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 88.69 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू इज 8.02 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम डिटेल्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। अपार्ट फ्रॉम ऑल सिचुएशन, मार्केट के अंदर कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ऐसे हैं जिनमें अभी भी बाइंग देखी जा रही है। हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.66 के इजाफे के साथ। 6.88 पे क्लोजर, 48.71 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्पॉट पे अगेन लाइमलाइट में 6.82 का गेन देखा गया और 124.35 पे क्लोजर रहा। 19.92 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली यूनिटी फूड 0.54 का गेन, 27.69 पे क्लोजर, 17.70 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड कुछ कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है, कुछ बाइंग देखी जा रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जा रहा है। यही सिचुएशन मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं के ट्रेड के हवाले से 2022 का जो इन्वेस्टमेंट आउटलुक दिखाई देता है, जो मार्केट की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, इसको विटनेस करने लगे हैं। और आज के दिन हमारे पास स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान मुंशी साहब, आप एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स हैं के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, वेलकम टू द शो। Natasha, thank you very much for having me over. फैज़ान, आउटलुक की बात की जा रही है, 2022 के आउटलुक की बात की जा रही है। कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ासकर जब बात की जाए पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन की, क्योंकि अब जो सिनेरियो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। प्लीज़। बिल्कुल, जो मॉनेटरी टाइटनिंग थी जो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ा रही थी, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, आई थिंक डिमांड को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए गवर्नमेंट की एंड से हम देख रहे थे कि मॉनेटरी टाइटनिंग की जा रही थी। बट यहाँ से आगे जो आउटलुक है मार्केट का और ओवरऑल इकोनॉमी का, वो देखा जाए तो थोड़ा सा हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो हमने अपने इन्वेस्टमेंट आउटलुक 2022 में भी बताया कि यहाँ से चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। आपकी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा ईज ऑफ होगी गोइंग फॉरवर्ड। इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो एक इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो भी एक रीज़न था। अब वो थोड़ा ईज ऑफ होना शुरू हो गई हैं या अपने लेवल के ऊपर जो है वो स्टेबल हो गई हैं। आगे जाके आउटलुक यही बन रहा है कि वो कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा सा ईज ऑफ होना शुरू होंगी इंटरनेशनल मार्केट्स में, और उसी का इम्पैक्ट जो है वो हम लोकल इन्फ्लेशन के ऊपर भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन भी आपकी नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर देखा जाए तो बेस इफेक्ट, जैसे कि इस साल में जो है वो इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थी, तो हम जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे और बेस इफेक्ट इस साल का लिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाई देना शुरू होगी। इसके साथ साथ स्टेट बैंक के एंड से इस दफ़ा जो फॉरवर्ड आउटलुक दिया गया उसमें भी यही बताया गया कि जितनी मॉनेटरी टाइटनिंग करनी थी फॉर राइट नाउ वो स्टेट बैंक कर चुका है। अभी की सिचुएशन को देखते हुए स्टेट बैंक को नहीं लगता है कि आगे कोई मॉनेटरी टाइटनिंग की फ़ौरन ज़रूरत है। तो वो अगर मॉनेटरी टाइटनिंग और नहीं होती है तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में, वो जो मार्केट के पी मल्टीपल्स है वो काफ़ी लो हैं, जिसको हम लोग बड़ी वो आसान तो सी ज़बान में। फैजान ऑलवेज ही लो हैं, वो तो हम पूरे रीजन में काफी हद तक चीप दिखाई देते हैं और एज ऑलवेज हम देखते हैं कि 8
के मल्टीपल पे बमुश्किल हम जाते हैं, अदरवाइज 7, 6 और अभी तो हम 5 के मल्टीपल पे दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही जो मैं बात कर रहा था वो यही थी कि 4 to 5 के मल्टीपल्स पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं। तो अगर ये 8 तक भी मल्टीपल्स जाते हैं, जो कि हिस्टोरिकली हमारा 8.5 का मल्टीपल रहा है, तो भी यहाँ से जो है वो काफ़ी मार्केट में जगह बनती है अपसाइड की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारी रिसर्च ने अपनी आउटलुक रिपोर्ट के अंदर लिखा, और जो हमारा सेल्स डेस्क का व्यू है, वो दोनों जो है वो इसी चीज़ पे कायम है कि मार्केट जो है वो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है इन द नेक्स्ट ईयर। ये तो हुई मार्केट की बात और इकोनॉमी की बात, मजीद इसको फर्दर भी डायसेक्ट करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने जो समिट अनाउंसमेंट की थी और जो एक ग्रैंड डे था जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी देखी गई थी, उसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए, और वो एनुअल समिट कैसा गुजरा? एनुअल समिट वाज एन एक्सीलेंट इवेंट। पूरी मार्केट ने, फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो कराची में थे वो खुद आके पार्टिसिपेट उन्होंने किया फिजिकली, जो नहीं थे कराची में उन्होंने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। अच्छा। जी बिल्कुल, ऑनलाइन भी हमने उसकी ब्रॉडकास्ट चलाई थी, तो उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट आउटलुक पेश किया गया था। और ओवरऑल जो है वो सारे क्लाइंट्स के लिए एक ज़बरदस्त सा इवेंट था जिसमें बताया गया था कि नेक्स्ट ईयर कैसा लगता है, और पास्ट ईयर के अंदर हमने क्या देखा, हमने जो चीज़ें बताई थी वो किस हद तक सही थी पिछले इन्वेस्टमेंट आउटलुक में, और आगे का इन्वेस्टमेंट आउटलुक जो है वो हमारा क्या है। तो इट वाज एन एक्सीलेंट इवेंट। मार्केट के जितने प्रोफेशनल्स थे, जितने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग थे, सबने उसमें पार्टिसिपेट किया था। राइट, इट वाज एन राइट। एक्सीलेंट। सीइंग इज बिलीविंग, मैंने खुद देखा था, मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया था, मुझे भी पता है। और एनुअल समिट आउटलुक के बारे में बात कर रहे हैं, फैज़ान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि उस समिट की कुछ ग्लिम्स हैं जो हमने रिकॉर्ड की थी, जिसमें महमूद अली शाह बुखारी साहब का इंटरव्यू भी है छोटा सा, जो हमने रिकॉर्ड किया था। आप प्लीज़ जाएँ और ये देखें और फिर वापस आते हैं। आज हम मौजूद हैं के ट्रेड एनुअल समिट के अंदर, और ये हर साल की तरह इस साल भी मुनक्किद किया गया है। ज़बरदस्त इवेंट है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट्स इनके आए हैं, और ख़ासकर के ट्रेड के हवाले से बहुत बातचीत की गई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के जो हम कहेंगे पूरे साल इनके विजन होते हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अली शाह बुखारी साहब, आप CEO हैं के ट्रेड के SB सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। Thank you so much for being here today. अच्छा महमूद साहब, क्या देख रहे हैं आज के इवेंट में, क्या डिफरेंट है, और हर साल की तरह इस साल आप लोग क्या करने वाले हैं? जी, तो हमारा जो विज़न है या जो पर्पस है इस पूरे इवेंट का, वो ये है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे दोस्त हैं या हमारे पार्टनर्स हैं, उनको हम बता सकें कि हमारे ख़्याल से, और सिर्फ हमारे ख़्याल से नहीं बट ग्लोबल एक्सपर्ट्स के ख़्याल से, इकॉनमी कैसी लग रही है दुनिया की 2022 में। सिर्फ दुनिया की इकॉनमी को हम लोगों ने इन जनरल डिस्कस किया, और पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया भर से, जो हमें इन पर्सन भी थोड़ों ने ज्वाइन किए, थोड़े हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। राइट महमूद साहब, बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने आपके देखे यहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस की जो आप लोग जनरेट करने जा रहे हैं 2022 में, जो आपने आउटलुक पेश किया है, इट इज़ फिनोमिनल। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से आपने फंडामेंटल्स हैं वो डिस्कस किए हैं, और किस किस कैटेगरी में डिस्कस किए हैं? तो अक्सर ये होता है जी कि हमसे दोस्त भी पूछते हैं, क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है, टेक्नोलॉजी में जाएं या बैंक्स में जाएं, या स्टॉक्स ख़रीदने भी चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, या हमें कमोडिटीज़ में जाना चाहिए, तेल अच्छा लग रहा है, गोल्ड अच्छा लग रहा है। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं इवेंट करें जिधर हम इन सब चीज़ों को और बाकी चीज़ों का जवाब दे सकें। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में बड़े क्वेश्चंस होते हैं पाकिस्तान में, और अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसे अलाउ भी नहीं किया है। इसके बारे में बताइए प्लीज़। जी, तो हमने आज जो अपना इवेंट किया था उसमें वी हैड सम एक्सपर्ट्स जो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर उन्होंने बात किया था। आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि KSB के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम ऐसी ट्रेडिंग नहीं करवाते। हमने इसको एज अ टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, और उसके डिफरेंट एक्सपर्ट्स दुनिया भर से हमने जमा किए, और हमने उनको बोला कि हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और उसके फ़वाइद क्या हैं या नुकसानात क्या हैं। राइट, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और इसके साथ साथ कौन कौन से आप समझते हैं कि ट्रेडिंग के हवाले से बातचीत की गई है, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ट्रेडिंग करनी चाहिए अभी? जी, उसके अंदर तो मेरी रिसर्च जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब दे सके कि कौन से सेक्टर्स में देखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस वक्त देखें तो हम लोगों ने जो डिफरेंट सेक्टर्स जो डिस्कस किए गए आज या डिस्कस कर जा रहे हैं, उनमें से एक टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ऊपर रहा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है उसका काफ़ी बूम आया है। पिछला 2021 के अंदर भी बहुत बेहतरी आई है, और आगे हमें नज़र आता है कि उसका एक्सपोर्ट्स के, खासतौर पर एक्सपोर्ट के हमारे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। राइट,
अच्छा महमूद साहब, अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स से भी ताल्लुकात हैं जिनके वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्लाइंट्स आपके भी हैं और ख़ासकर ट्रेडिंग का हिस्सा भी बनते हैं वो। ये बताइए कि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में लोकल्स हैं, उनका बिज़नेस पर्सपेक्टिव से क्या रुझान पाया जाता है? जी, हमने यहाँ पे कोशिश ये की थी, हमारा केएसबी के अंदर हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग जो है स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को सपोर्ट करें, और उसी के साथ रहते रहते आज हमने 4 स्टार्टअप्स भी थी जिनने प्रेजेंट किया आज, और उनकी हम लोगों ने सीईओज़ या को-फाउंडर्स से हमारे बाकी जो क्लाइंट्स थे जो कि पाकिस्तान के टॉप बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और बाकी जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उसके लोग यहाँ पे आज मौजूद थे, ओनर्स मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, सीईओ मौजूद हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में और कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको हम लोगों ने आज दावत यहाँ पे दी और उनकी मुलाकात हम लोग करवा रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो अब अपकमिंग हमारी स्टार्टअप्स हैं, और जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत रुझान भी है स्टार्टअप्स के अंदर, हम सुनते रहते हैं कि बहुत फंड रेजिंग हो रही है, बाहर से हो रही है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानी कंपनियों को भी हम चाहते हैं कि उसमें हिस्सेदार बने। राइट महमूद साहब, आज के इवेंट के बारे में कोई लास्ट नोट आप कहना चाहें, कोई ख़ास बात ऐसी? जी, आज के इवेंट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये इवेंट था सेलिब्रेट करने के लिए कि जो 2021 रहा हमारे लिए केएसबी में, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ग्रोथ का ईयर रहा, बहुत कुछ हमने सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद $5 मिलियन की फ़ंड रेजिंग की थी। हम लोग जो है साल के शुरू में हमारे पास 30 एम्प्लॉयज़ थे, अब हमारे पास 150 हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अब पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए, इसके साथ साथ हमने स्टॉक मार्केट में, पहले आप सिर्फ स्टॉक्स हमसे ले सकते थे, अब आप कमोडिटीज़ में भी हमसे ट्रेड कर सकते हैं। अब आपने अपनी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करनी है, जिसको आईपीओ करना करते हैं, वो भी आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। हम लोग अब मनी मार्केट का भी लाइसेंस ले चुके हैं, हम अंडर राइटिंग का भी लाइसेंस ले चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ग्रोथ रही है वो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने कुलीग्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। महमूद अली शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के दिन हमने केएसबी के इवेंट में पार्टिसिपेशन भी किया है और हम भी केएसबी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहे, क्योंकि सब बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत जो हम कह सकेंगे अवेयरनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि इस इवेंट से काफ़ी हद तक एजुकेट होने का मौका मिलता है उन लोगों को भी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ट्रेडिंग के हवाले से, कमोडिटी मार्केट के हवाले से और ख़ासकर करेंसी के हवाले से नहीं जाते। जी, वेलकम बैक। आपने देखी कुछ ग्लिम्सेस जो कि उस समिट की थी 2022 के आउटलुक की। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फैज़ान, ये तो हमने भी ग्लिम्स देखी और बड़ा मज़ा आया, दोबारा ऐसा लग रहा था इवेंट के अंदर पहुंच के। कैसा लगा आपको? एक्सीलेंट वंस अगेन। इवेंट की अगर बात करें तो इवेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था। ओवरऑल अगर इंडस्ट्री में देखें तो इस तरीके के इवेंट्स बड़े कम देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक ये था जो हमने अभी एनुअल समिट किया था। और इन्वेस्टमेंट आउटलुक इसमें दिया गया था। इसमें क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बताया गया था, ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया था। जैसे कि महमूद साहब ने बोला कि हम लोग खुद क्रिप्टोज़ के अंदर नहीं ट्रेड करते हैं या नहीं ट्रेड करवाते हैं, बट इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, और पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो हमने जो है वो जितने एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो के ऊपर, उनसे एक व्यू लिया था कि एक्चुअली क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती क्या है, या ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है। तो ये सब कुछ इस इवेंट में था, और आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था लोगों ने। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था जो नए अच्छा, जो क्लाइंट्स हैं उनके की लिए। फीचर्स थे इस इवेंट के, वो ये थे इस समिट के अंदर कि मार्केट की ट्रेडिंग, खासकर जैसे कि उन्होंने कहा कि मार्केट में कैसे कैपिटल जनरेट किया जाए, कितना इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में ट्रेडिंग करना, और कितना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर हम पाकिस्तान जैसे कंट्री में, तो यहाँ पे अवेयरनेस देना। बिल्कुल, देखिए इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो होता है कि जो क्लाइंट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लगा के और उसको जो है वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जो कंपनीज़ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनीज़ आई हैं या जो ऑलरेडी कंपनीज़ चल रही हैं और उनको कैपिटल की ज़रूरत है, वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट को यूज़ करते हुए कैपिटल जनरेट कर सकती हैं। बिकॉज ऑब्वियसली हर बिजनेस को करने के लिए या कोई भी नए आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और वो कैपिटल जो है वो स्टॉक मार्केट से जनरेट हो सकता है, जिसमें जो है वो इन्वेस्टर्स एक्चुअली उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो वो उस कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो उन पैसों को यूटिलाइज करते हुए उस बिज़नेस को या उस आइडिया को आगे लेके चलती है। तो ओवरऑल ये एक बड़ा एम था हमारा इन्वेस्टर समिट का, कि इन दोनों को हेल्प किया जाए, जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी हेल्प किया जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हेल्प किया जाए कि मार्केट से रिटर्न्स किस तरीके से मैक्सिमाइज हो सकते हैं। अच्छा, मार्केट के बारे में कुछ ये अवेयरनेस भी देने की ज़रूरत है कि रिटर्न्स लोग बहुत
बहुत जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि फ़ौरन आज इन्वेस्टमेंट किए तो कल ही उनको सारे रिटर्न्स मिल जाएं। तो ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि मार्केट से आपको रिटर्न इतने ही स्लोली ग्रेजुअली मिलेंगे कि जितने आपको रियल इस्टेट या फिर आपको कोई ऐसी कोई जो है वो सेविंग के थ्रू मिलते हैं। उनको प्लीज़ ये गाइडलाइन देने की ज़रूरत है और ये किसी ना किसी तरीके से हर प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं और हम लोग जब जाके पिच करते हैं तो उनको पिच ही एटलीस्ट 15 टू 20 इयर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपाउंडिंग उनको बताते हैं किस तरीके से हो सकती है, आप किस तरीके से हर महीने अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इवेंचुअली जाके वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। यही थ्योरी जो है नॉर्मली हम इंश्योरेंस कंपनीज में देखते हैं, वो भी कंपाउंडिंग के थ्रू ही। तो ये कंपाउंडिंग जो है एक इन्वेस्टमेंट्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसके रिटर्न्स जो है वो इवेंचुअली जाके जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अब कोई अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो 15 साल का व्यू लेके चल रहा है और हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो जस्ट ये बहुत एग्जैक्टली सच अ गुड एग्जांपल और ये बहुत ज़बरदस्त टास्क होगा। अच्छा फैज़ान, 2022 के लिए जो आपने कुछ एक फंडामेंटल्स रखे होंगे ना कि इन पे तो बेसिक्स पे काम करना ही है, तो क्या गोल? ताज़ा तीन खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया है। इस मौके पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, जवानों की तैयारी के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा PTV न्यूज़ आसिम रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम रिजवान, बताइएगा, आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों का दौरा किया है? जी बिल्कुल, DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ये बताया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। उन्हें जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है और जो फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियां हैं उसके बारे में भी ब्रीफिंग दी गई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुटेरा सेक्टर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहाँ पर अगले मोर्चों पर तैनात दस्तों से मुलाकात भी की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी जंगी तैयारियों और उनके आला आज़म हौसला जो है उसकी भी तारीफ की और आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सलामती को यकीनी बनाने के लिए और किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए जो है वो मुकम्मल चौकस रहने की जो है ज़रूरत है। हम अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चलें, रिजवान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का जो कुटेरा सेक्टर है वहाँ पर अगले मोर्चों का दौरा किया है और उन्होंने इस सेक्टर में तैनात जो दस्ते हैं उनसे मुलाकात भी की और उनकी जो ऑपरेशनल तैयारियाँ हैं फॉर्मेशन की उसके बारे में भी आर्मी चीफ को आगाह किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर भी आगाह किया गया और आर्मी चीफ ने तैनात दस्ते जो है अगले मोर्चों पर उनकी जंगी तैयारियों और उनके आला आज़म हौसले की जो है वो तारीफ की और आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सलामती को यकीनी बनाने के लिए, सिक्योरिटी को और किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल चौकस रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोटकटेरा सेक्टर में अगले मोर्चों पर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है। इस मौके पर उन्हें जवानों की तैयारी और फॉर्मेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस रहने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और फॉर्मेशन के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों की तैयारी, उनके अज़्म हौसले को सराहा और इस ज़रूरत पर जोर दिया कि मज़ीद और मुकम्मल तौर पर चौकस रहने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोटकटेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया। इस हवाले से DG ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया। आसिम रिजवान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोटकटेरा सेक्टर का दौरा किया है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन हो रही थी, फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फैज़ान, पहले तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम बात कर रहे हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जो मार्केट में ऑब्वियसली आके लिस्टेड होती हैं कंपनीज, फिर ट्रेडिंग होती है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। अब एक नॉर्मल सा इन्वेस्टर वो आना चाहता है मार्केट के अंदर और उसका भी ख्वाब है कि एक बड़ा सा बिजनेस सेटअप करे, तो उसको क्या करना चाहिए? नॉर्मल से इन्वेस्टर आना चाहता है और बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहता है, ये दो थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें इस वजह से हो जाती हैं कि नॉर्मल से इन्वेस्टर जब आता है तो वो वही वाले ख्वाब लेके आता है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा या कुछ ऐसे में अमीर हो जाऊंगा। स्टॉक मार्केट का जो एम होता है वो एक जितना इंडेक्स के अंदर मूव होता है उस हिसाब से एक एनुअलाइज्ड रिटर्न्स होते हैं। तो वो लेट सपोज अगर लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और मार्केट का रिटर्न जो है वो इट्स 20%, तो लाख पे 20,000 रुपए उसको एक नॉर्मल सा रिटर्न होता है। फिर इसका रिटर्न जो है मैक्सिमाइज हो जाता है जब आप कंपाउंडिंग पे जाते हैं। आप बोलते हैं कि मैं इस महीने लाख रुपए लगाऊंगा, उसके बाद मैं हर महीने 10-10 हज़ार रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करता रहूँगा, तो उस चीज़ से मार्केट में जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाते हैं। जो आपने बात की कि किस तरीके से लोग स्टॉक मार्केट को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उसका ये कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया है रिसेंटली, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कुछ अर्सा बिजनेस करने के बाद मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवा सकते हैं और मार्केट से कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैपिटल जो है वो जनरेट कर सकते हैं वो स्टॉक मार्केट से, और फिर उन पैसों से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो उससे एक तो उनका अपना फायदा होता है, दूसरा जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने उन शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, तो जैसे कि आपने बोला कि प्राइसेस जो है वो शेयर्स की बढ़ जाती हैं, तो वो इस वजह से बढ़ती हैं क्योंकि उनके पास जब कंपनी के पास कैपिटल आता है और वो कैपिटल को राइट जगहों पे लगाते हैं, बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं आगे, तो उस कैपिटल से ऑब्वियसली अर्निंग्स बढ़ती हैं और अर्निंग्स जब बढ़ती हैं तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, फिर उसमें वो डिविडेंड देना स्टार्ट करते हैं। और वो फायदा उनको देते हैं जिन्होंने उन पे ट्रस्ट किया होता है, जिन्होंने उन पे ट्रस्ट किया होता है, जिन्होंने उनकी कंपनी अच्छा, हमारे पास अब और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैम बोर्ड आने के बाद एक अपॉर्चुनिटीज के डोर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए, न्यू स्टार्टअप्स के लिए खुल गए हैं। तो आप समझते हैं ये जो न्यू ओपन डोर्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट थे मार्केट के लिए, और अब जब के हुए हैं तो क्या फ़ायदा होगा इससे? देखें, ये वाले जो डोज होते हैं ये हमेशा किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस जो आपके पास से आपकी कंट्री में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अब जिनके स्टार्टअप्स हैं या जो अपने बिजनेसेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका जो एक बिज़नेस है जिसका आइडिया बहुत अच्छा है उसके लिए आप कैपिटल जनरेट कर सकें। तो कैपिटल जनरेट करने के लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, आउटलुक की बात हो रही है, तो आउटलुक 2022 के अंदर जो हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें आपने कहा जैसे कि मार्केट के फंडामेंटल्स ज़रूरी हैं, इकोनॉमिक सिनेरियो देखा जा रहा है, रीजन में बहुत ज़बरदस्त उसकी सिचुएशन दिखाई देती है, और यही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आप समझते हैं कि 2022 का भी टास्क रहेगी। तो आप समझते हैं जो इन्वेस्टर्स अभी तक मार्केट में नहीं आए, खासकर फॉरेनर क्लाइंट्स, तो वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से हम इनफ्लो देख लेंगे, क्योंकि अभी जब से हमें चेंज करके फ्रंटियर मार्केट से लेके आया था इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, तो इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा पोर्शन जो है बहुत ही छोटा हो गया था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि हमारे पास आउटफ्लो कंटिन्यूस फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से चल ही रहा था। बिल्कुल। हमने पिछले 2 सालों में देखा फॉरेनर्स जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग करते रहे, बट अब जब हम दोबारा से फ्रंटियर मार्केट्स में वापस आ गए हैं, हमारा पोर्शन बढ़ गया है वहाँ पे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये किसी भी टाइम पे फॉरेन इन्फ्लोज जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि आपकी करेंसी स्टेबलाइज हो। करेंसी इस टाइम पे हमने पिछले दिनों में देखा है कि करेंसी के अंदर थोड़ा सा करेंसी हमारी वीक रही है। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि अगर लेट सपोज वो 30% का रिटर्न मार्केट से बनाते हैं और 10% हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, तो उनको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बिकॉज वो पाक रुपीस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी करेंसी के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। जब करेंसी स्टेबल होगी तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो वो रिटर्न्स बना रहे होंगे, दूसरा करेंसी हमारी डीवैल्यू नहीं होगी तो उसका उनको बेनिफिट होगा। अच्छा, चैलेंजेस हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। इकोनॉमी की अगर बात करें और 2022 का जब आउटलुक की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास जो है वो सिनेरियो है। करेंसी की जो डीवैल्यूएशन है वो एक कंटिन्यूस सेलिंग, एक कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन देखी जा रही है। अब आप समझते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी पे जाना, और स्टेबिलिटी आएगी तो कितनी आएगी, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। इसको कैसे टैकल किया जाएगा?
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जो आउटलुक था वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे रिसर्च वालों को जो लगा वो ये था कि नेक्स्ट ईयर में चीज़ें थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगी। इस साल जो है, जो साल का आखिर था या जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर था, उसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। आपकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही थी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, आपके Right. इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। तो अब लगता हमें ये है कि 2022 में जाके ये चीज़ें स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगी। दो चीजें होती हैं, एक तो कहा यह जाता है कि आर्टिफिशियली करेंसी को मैनेज किया जाए या फिर आप उसको फ्री फ्लोट छोड़ दें। हमारे पास ये कंडीशन है आईएमएफ के हवाले से भी कि हमारे पास फ्री फ्लोट करेंसी है। क्या उसको आर्टिफिशियली मेंटेन करना अब के दौर में दिखाई देता है? आपको समझ में आती है कि चीज़ों को थोड़ा सा आर्टिफिशियली भी चेंज करना चाहिए? मुझे लगता है आर्टिफिशियली तो नहीं, बट जो करेंसी आपकी स्टेबलाइज हो सकती है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने से हो सकती है। जब आपके पास डॉलर्स का इनफ्लो एक्सपोर्ट्स के थ्रू बढ़ जाएगा, दो चीज़ें हैं जो मेनली आपकी करेंसी को स्टेबलाइज कर सकती हैं। एक तो ये कि आप एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, दूसरा ये है कि इंपोर्ट्स जो आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रही हैं उसका सब्सटीट्यूट जो है वो लोकली कोई ऐसा सोल्यूशन निकल जाए कि हम लोकली उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो बीच में हमने देखा जो टर्फ फाइनेंसिंग आई थी, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी आफ्टर कोविड, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मशीनरी इंपोर्ट हुई और उन चीज़ों की वजह से हमें लगता है ये कि ऑब्वियसली जब वो मशीन आई है तो वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगी और वो वाली चीज़ें होंगी जो अभी हम इंपोर्ट करते हैं। तो Right. जब हम उसको इंपोर्ट करने की बजाय हम लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो हमारी करेंसी के ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल, प्रेशर को ही कंट्रोल करना है, जब ये चीज़ें जो है वो मैनेज हो सकती हैं फॉर फॉरेन क्लाइंट्स। लोकल क्लाइंट्स की बात की जाए तो अभी जब आप देख रहे हैं इस ईयर के स्टार्ट में ही आपने ये अपनी जो है वो थोड़ी सी एक रिसर्च बताई है, तो के ट्रेड के हवाले से और इस रिसर्च बेस्ड कंटेंट के हवाले से आप क्या समझते हैं कितने क्लाइंट्स या कितनी जो है वो एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बेहतर हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। जैसे कि मैंने कहा, जो फोकस है हमारा लास्ट ईयर में हमने देखा ये था कि आपके इंटरेस्ट रेट्स लो साइड पे थे। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर था उसमें इंटरेस्ट रेट्स आपके लो साइड पे थे। नॉर्मली होता ये कि जो इंटरेस्ट रेट जब लो साइड पे होते हैं तो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स जो होते हैं जो कि इकोनॉमी के साथ ग्रो करते हैं, जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। और जो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी के साथ ग्रो करते हैं वो सेक्टर्स मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या जो Right. ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ठीक जिनके है। अंदर हम आगे देख रहे होते हैं कि इकोनॉमी बेहतर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी, वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो वो परफॉर्म कर रहे थे। इस साल का जो हमारा थीम है वो ये है कि इस साल में वैल्यू स्टॉक्स परफॉर्म करने चाहिए, Okay. जिनके अंदर जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है। आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी क्रिसमस की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अक़लियतों को दिए हैं कोई और नहीं दे सकता। हमारा आइन मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तयन कर चुका है, अक्सरियत और अक़लियत के हकूक़ का तयन कर चुका है, मर्द और औरत के हकूक़ का तयन कर चुका है, यहाँ पर रहने वाले उमरा और गुरबा के हकूक़ का तयन कर चुका है। और उसकी बुनियाद ये है कि हर वो शहरी जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेता है, पासपोर्ट लेता है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करता है, उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू, उसकी सेहत, उसकी तालीम, उसका ख्याल करना रियासत की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती ये है कि हम गुज़श्ता 41 साल से हालत जंग में हैं। ये वो कड़वा सच है जो बोलते डर भी लगता है, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूंगा तो हम तो अब 50 के से ऊपर जा रहे हैं। जो आप लोग हैं, आपको सच कौन बताएगा? ये मुल्क मेरा ऐसा नहीं था जैसा आज मैं देखता हूं। आज मेरा सर अगर शर्मिंदा है और मेरे मुल्क के बड़े बड़े मुस्लिम अकाबरीन या गैर मुस्लिम कायदीन श्रीलंकन एम्बेसी में जाके एक जुमला कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो, हम ऐसे नहीं हैं, हमारा दीन ऐसा नहीं है, तो ये दिन कोई एक दिन में नहीं आया। 40-41 साल हमने हालत जंग में गुजारे हैं। ये इंतहा पसंदाना रवैये खाली दीन के नाम पर नहीं हैं। आप देखते नहीं रात के टॉक शोज में, आप सोशल मीडिया, सब पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा सोशल मीडिया को समझते हैं। सोशल मीडिया में नहीं देखते हम कि हमारे रवैये क्या हैं। मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से, पहले जुबान कहा, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। अब मैं और आप अपने आप को जरा कटहरे में खड़ा कर लें कि सारे दिन के जरा एक पिक्चर जिसे कहते हैं, आजकल तो आसान हो गया है कि जरा उसको लगाकर देख लें कि हम इस मेयार पे पूरा उतरते हैं जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे बारे में कहा है। क्या कहा कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान से हम छोटी छोटी बातों पे गालियां देते हैं, गीबतें करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें फैलाते हैं, और फिर नतीजा क्या होता है? फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो बढ़ती बढ़ती नफरत एक दिन अदावत बन जाती है। और अभी मुझे समझ नहीं आती है, मैं अकेले भी जब सोचता हूं तो मैं रो पड़ता हूं कि मेरे नबी तो वो हैं कि जब नजरान के मसीही मदीना मुनव्वरा में आए और एक वक्त में वो उठ के जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम अपनी इबादत का वक्त है, इबादत करने जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किस जगह का, किस जगह के बारे में कहा? जरा सोचो तो सही। मेरी और आपकी मस्जिद में आज कोई मसीही या हिंदू या सिख आ जाए तो कयामत बर्पा हो जाती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। बैतुल्लाह के बाद सबसे अजीम तरीन मकाम जो है मस्जिद नबवी का है। मेरे आका ने कहा अपनी इबादत इस मस्जिद नबवी में कर लो। आज मैं और आप तैयार हैं, हम तो पानी पी ले कोई गिलास में तो उसके ऊपर भी मसला खड़ा कर देते हैं। ये दीन इस्लाम तो नहीं है, ये हमारे अंदर की असबियतें हैं, हमारे अंदर की नफरतें हैं, और ये एक दिन में पैदा नहीं हुई। यही मुआशरा 80 से पहले हम एक दूसरे के साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे, एक दूसरे के साथ खाते थे, पीते थे। हम जूं जूं हमारे इस खित्ते की सूरत हाल तब्दील होती गई, यहां चीजें परेशानी में आती गई, हम भी परेशानी में मुब्तला होते गए। लेकिन मेरे बेटे और बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस वतन को दोबारा हमने जन्नत बनाना है। इस वतन को दोबारा हमने वो खूबसूरत बाग बनाना है जिसमें हर तरह के फूल होते हैं, लेकिन एक फूल दूसरे फूल की नफी नहीं करता है। ये पाकिस्तान अगर खाली मुसलमानों के लिए बनाना होता तो मुमकिन है आज ये पंजाब हमारे साथ ना होता, ये जो लाहौर है हमारे साथ ना होता। तारीख के तालिब इल्म और तारीखदान ये जानते हैं कि जब यहां असेंबली में करारदाद आई थी तो कौन से 2 वोट थे जिनकी वजह से ये आज पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है? वो अकलियतों के 2 वोट थे। आज इस पाकिस्तान के दिफा के अंदर मेरे बॉर्डर के ऊपर मेरा सिख नौजवान भी खड़ा है, मसीही नौजवान भी खड़ा है, हिंदू नौजवान भी खड़ा है, मेरी पुलिस के अंदर, मेरे मुल्क की तरक्की के अंदर सबने अपना अपना किरदार अदा किया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ऐसे रवैयों के लिए नहीं बना कि मैंने दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना। पाकिस्तान इसलिए बना था, ये बना क्यों था? पाकिस्तान का कयाम इसलिए हुआ था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों को हक नहीं दिया जाता था। अकलियतें आजादी से नहीं रह सकती थी। ये इसलिए बना था, इसलिए नहीं बना था कि यहां पर एक वक्त आए कि मुझे यौम सफाई मनाना पड़े कि नहीं, मेरे मुल्क के अंदर जो रहने वाली अकलियतें हैं ये तो बड़ी महफूज हैं, ये मुझे यौम सफाई मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि अकलियतों का भी इस मुल्क में उतना ही हक है जितना अक्सरियत का हक है। जितना मेरा हक है उतना ही बशीर साहब का हक है, जितना किसी मुसलमान नौजवान और तालिब इल्म का हक है उतना ही मसीही नौजवान, हिंदू नौजवान, सिख नौजवान और दिगर अकलियतों का हक है जो इस मुल्क के आइन और कानून को मानते हैं। हमें कुछ सच कहने होंगे, हमें कुछ सच बोलने होंगे।
कुछ चीजों में हमें खड़ा होना होगा, और वो ये है कि रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा। अल्लाह ने अपनी सिफत जब बयान की तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सबका रब हूं। और जब अपने नबी का ऐलान किया तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तो सबके लिए रहमत हैं। और ये दीन इस्लाम, मेरे अजीजों, इंसान तो इंसान है, इसीलिए तो कुरान कहता है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब में उनका ये कहना है कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। प्राइसेस पे मिल रही हैं। तो इस टाइम पे भी सिचुएशन वही है कि चीज़ें जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, जो एक्चुअल उनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ से डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा है। जो हमने स्टॉक्स हाईलाइट किए अपनी इन्वेस्टमेंट आउटलुक में, उसमें से भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि देर ऑफरिंग एज हाई एज 40 to 50% रिटर्न्स फ्रॉम दीज लेवल्स। राइट। तो कुछ स्टॉक्स में हमें लगता है कि यहाँ से जो उनकी ओरिजिनल वैल्यूएशन है वो यहाँ से 40 to 50% ऊपर होनी चाहिए। तो आई थिंक देयर इज बिग रूम, बहुत बड़ा रूम है इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली। आके और मैंने पैसे आपकी कमाने के लिए। रिसर्च हमेशा से ही अप टू द मार्क देखी है कि चीज़ें जो आपकी होती हैं वो कंटिन्यूस, उसका जो एक रिसर्च का जो एक हम कहेंगे फ्यूचर है वही दिखाई देता है कि हाँ ये चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ थी। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जी। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,25,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,07,340 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पानाज 1,805.12 and oil WTI per barrel $72.67, oil Brent crude per barrel 75.25. करेंसीज में सबसे बड़े यूरो बाइंग रही 201 रुपीज, सेलिंग वाज 202.50. यूके पाउंड बाइंग रही 235 रुपीज, सेलिंग वाज 237.50. यूएस डॉलर बाइंग रही 178.80, सेलिंग वाज 180.50. चाइनीज युआन बाइंग रही 23.50, सेलिंग वाज 23.90. सऊदी रियाल बाइंग रही 47.10, सेलिंग वाज 47.60. यूएई दिरहम बाइंग एट 49.24, सेलिंग वाज 49.70. कुवैत दिनार बाइंग रही 481.80, सेलिंग वाज 484.30. एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.75, सेलिंग वाज 392.78. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रेंज बाउंड सिचुएशन दिखाई दे रही है $75 के करीब, और गोल्ड प्राइसेस डेली बेसिस पे स्लोली ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। KASP K-Trade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत कम टाइम है प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट से मैं चाहती हूँ फैजान से जल्दी से लास्ट सवाल कर दूँ। 2022 का आउटलुक बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है फैजान, और ख़ासकर KSP की रिसर्च के बारे में आप प्लीज़ कुछ पॉइंट्स कह दें।
एग्जैक्टली जो हमने पहले डिस्कस किया 2022 का आउटलुक जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। नज़र ये आता है कि 2022 में थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन ईज ऑफ होना शुरू हो जाएगी, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी और उसका बेनिफिट जो है वो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर होगा। इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आएगी और हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इन्हीं लेवल पे स्टेबल हो जाएंगे और इवेंचुअली जाके वो डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएंगे दोबारा से। आई तो इन होप सारी के ट्रेड के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं आपकी रिसर्च से। थैंक यू सो मच फैज़ान, Thank आप you हमारे very साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया। आज के दिन हमने के ट्रेड के जो समिट रिसर्च पॉइंट था यानी कि 2022 का आउटलुक था वो डिस्कस किया। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।